इंजीनियर हैं, बेसिकली मिलिट्री इंजीनियर हैं, और चूंकि इनकी फिज़िक्स में काफ़ी सारी इनकी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इनको साथ साइंटिस्ट का दर्जा भी देते हैं। इन्होंने अपना एक लॉ दिया 1784 के अंदर। इन्होंने इस लॉ के अंदर नेचर की एक बेसिक फोर्स के बारे में बताया। तो बेसिक फोर्स कौन सी है कि जब दो चार्जेस को आप एक दूसरे के करीब रखें, एक खास डिस्टेंस पे ला कर रखें, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। दे ट्राई टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, और वो जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चूंकि इस चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द चार्ज एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ अ चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट पोजीशन। तो बच्चों इस सिचुएशन के अंदर जब चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो वो दो तरह से फोर्स हो सकती है। इधर दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें, या फिर दोनों एक दूसरे को रिपेल करें। अब अट्रैक्शन कब होती है? जब चार्जेस डिफरेंट नेचर के हों तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट नेचर से मुराद, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर दोनों चार्जेस सिमिलर हों, एक जैसे चार्जेस हों, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस बेसिस के ऊपर आपने न्यूटन, और इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी कूलम में साथ साथ रखना है। न्यूटन का जो लॉ था वो मैसेज पर था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात है अट्रैक्शन की। ये कूलम्स लॉ किस पर? चार्जेस पर। और बात किस चीज़ के बारे में की जाएगी कि चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बच्चों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आइए देखते हैं। तो कूलम इस चीज़ को कुछ यूँ स्टडी कर रहे थे। वो कहता था कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस की अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतनी ज़्यादा, चार्जेस की अमाउंट जितनी कम होगी, चार्ज की अमाउंट जितनी कम होगी, फोर्स की अमाउंट उतनी ही कम होगी। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो सपोज करें डायग्राम के अंदर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। और बच्चों Q1 और Q2 दोनों को हमने स्मॉल में लिखा है, तो याद रखिएगा चार्ज का सिंबल Q होता है, और चार्ज का सिंबल दोनों तरह के Q हम लिखते हैं, कैपिटल में भी स्मॉल में भी। व्हेन चार्ज इज मूविंग तो उसको हम कैपिटल Q में लिखते हैं। आपको याद होगा कि जब आप करंट का फॉर्मूला लिखते तो आप लिखते थे I इज इक्वल टू Q/T। मूविंग चार्ज है ना, तो आप इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते थे। और जब कभी भी चार्ज रेस्ट पर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये पूरा चैप्टर, तो यहाँ पर आप चार्ज को Q स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट, वरना वैसे भी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने आपकी बुक की हद तक ऐसा कर रखा है। तो बच्चों ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हम ये कह देते हैं कि ये दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और उनका प्रोडक्ट भी फिर लेना है। प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 मैंने कह दिया, दूसरा जो चार्ज है उसका मैंने मैग्नीट्यूड कितना कह दिया? Q2। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ये उस चार्ज की अमाउंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बच्चों इन दोनों के दरमियान में एक डिस्टेंस ही मैंने शो कर रखा है। दोनों चार्जेस के दरमियान में जो हमने डिस्टेंस शो कर रखा है Q1 से लेकर Q2 तक, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है R से, आप D से कर दें, इट्स अप टू यू, सिंबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये फोर्स इस डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और सेम ऐसी ही चीज़ न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी है। तो बच्चों फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो अब हम स्टेट करते हैं कूलम्स लॉ को। तो कूलम्स लॉ को हम यूँ स्टेट करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस की बात मैं स्टेटमेंट पूरी करके कर देता हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
बच्चों पॉइंट चार्ज क्या होता है? ऐसे दो चार्जेस जिनका अपना साइज उनके दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम हो। इस बात का मतलब यूँ है कि ये दो जो चार्जेस हैं अगर ये बहुत क्लोज आपने रखे हैं तो ये पॉइंट चार्जेस नहीं हैं, और अगर आप इन्हीं को दूर दूर रख दें तो ये पॉइंट चार्जेस कंसिडर होते हैं कि इनके दरमियान में ये जो फासला है ये ज़्यादा होना चाहिए इनके अपने साइज़ के मुकाबले में। साइज़ चार्जेस का कम है, दरमियान में फासला ज़्यादा है। यहाँ पर साइज़ इनका बड़ा है, दरमियान में फासला कम है, तो ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। अगर इनको दूर दूर थोड़ा सा रख दें तो ये पॉइंट चार्जेस कंसिडर होते हैं। बच्चों ये पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन आपकी 10th क्लास की बुक में लिखी है, कूलम्स लॉ का, वहाँ पर भी आपने टॉपिक पढ़ा था। उसकी लास्ट लाइन बिल्कुल उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंट चार्जेस इज अ चार्ज whose size is very smaller than the distance between them। ये उनके दरमियान में जितना डिस्टेंस होता है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस, उसके मुकाबले में उनका अपना साइज़ बहुत कम होता है। तो मतलब अगर चार्जेस को आप करीब रख दें तो वो पॉइंट चार्जेस के तौर पर कंसिडर नहीं होंगे, और अगर उन्हीं को दूर रखते हैं तो वो पॉइंट चार्जेस के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसका थोड़ा मैथमेटिकली उसको बेहतर करें कि हम बाकायदा एक फार्मूला इक्वेशन फॉर्म में बनाएं। अभी रिलेशन है हमारे पास, तो अगर हम इन दोनों रिलेशंस को इकट्ठा कर दें, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, बाय कंबाइनिंग 1 and 2, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो आप यूँ लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हम स्किप करते हैं तो हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चों कांस्टेंट अप्लाई करें तो वो कांस्टेंट है K, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। K यहाँ पर क्या चीज़ है? इट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए दूसरा नाम लिखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और बच्चों इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K की वैल्यू जो है दैट इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मतलब K आगे इस चीज़ के इक्वल है, और इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपके लिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं उसको पूरा लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space। फ्री स्पेस से मुराद यहाँ पर ये है खला, कि मतलब जब कोई और मीडियम नहीं हो। अगर मैं इस रूम में खड़े होकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँ, दो चार्जेस को प्लेस कर दूँ, तो बच्चों इन दोनों के दरमियान में मीडियम एयर है। हम यहाँ पर मीडियम एयर की बात नहीं कर रहे, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? फ्री स्पेस। और परमिटिविटी क्या चीज़ है? परमिटिविटी का वर्ड यहाँ से निकाला गया, परमिट, इजाज़त देना, कि वो फ्री स्पेस कितनी इजाज़त दे रही है कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। आपको इसके लिए एक अच्छी एग्जांपल देते हैं, वो यूँ है, सपोज करेंगे दो मैग्नेट्स हैं, इन दोनों को मैं आपस में करीब लाऊं, अभी दरमियान में मीडियम कौन सा है? इट्स एयर। अब इस एयर की जगह मैं दरमियान में बुक रख दूँ, अब बंच ऑफ पेपर्स रख दूँ, फिर इनको आपस में करीब लाऊं। अगर दरमियान में पेपर हो तो आपको पता है कि उनके दरमियान में जो फोर्स है वो सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। तो बच्चों सेम इसी तरह चार्जेस के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब दरमियान में आप मीडियम चेंज करते हैं तो वो जो परमिशन मिल रही है उनको फोर्स अप्लाई करने की वो चेंज हो जाएगी। मैग्नेट के केस में जब दरमियान में आप पेपर लेकर आ रहे हैं तो वो परमिशन कम होगी, वो परमिटिविटी वो पहले से कम होगी। जब परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका मतलब एक और फैक्टर भी है जो इस फोर्स को डिस्टर्ब कर रहा है, और वो और फैक्टर कौन सा है? दैट इज मीडियम। हम उसको नेक्स्ट आगे इंट्रोड्यूस कर देंगे उस मीडियम को भी। बहरहाल अगर फ्री स्पेस हो तब क्या होगा? तब बच्चों नेक्स्ट ये जो एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस कितनी इजाजत देता है। तो बच्चों फ्री स्पेस कितनी इजाजत देगा? तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 8.85। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, और इसके लिए जो यूनिट है दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी हम इस यूनिट को भी प्रूफ कर देते हैं आपके लिए कि ये यूनिट कैसे है। तो बच्चों आपने यहाँ पर 4 पाई की वैल्यू 22/7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने ये पुट कर देनी। ये जो एप्सिलॉन है इस वर्ड को आपने प्रोनाउंस यूँ करना है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एप्सिलॉन, ठीक है, और ये इसके साथ ये लगी हुई है नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो
इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट करें 4, 22/7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये पूरी, इस सब को सॉल्व करें तो बच्चों k के लिए जो वैल्यू बनती है, k के लिए पूरी की पूरी वैल्यू बनती है ऑलमोस्ट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ यूनिट। अच्छा बच्चों, एक और चीज़, एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नेट्स के दरमियान में जो फोर्स है बड़ी विजिबल है, आप उसको फिजिकली जज कर सकते हैं। सेम इसी तरह चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है उसको भी हम फिजिकली जज कर सकते हैं कि जब हम किसी कॉम को अपने हेयर्स के साथ रब करके पीसेस ऑफ पेपर के करीब लेकर आते हैं तो उसे अट्रैक्ट कर लेती है, जिसका मतलब चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है ये बड़ी प्रोमिनेंट है। लेकिन न्यूटन का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो वो ये कहता था कि दुनिया की हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, कोई और चीज़ मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रही, ये बोर्ड मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, या ये मुझे अपनी तरफ नहीं खींच लेता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो आप कांस्टेंट यूज़ करते थे ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू थी 6.673 10⁻⁻11। यहाँ पर वैल्यू क्या है? 10⁻+9। वो -11 एक बहुत छोटा फैक्टर है, इस वजह से जो ग्रेविटेशन की फोर्स है वो प्रोमिनेंट नहीं है, जबकि 10⁻+9 एक बहुत अच्छी खासी वैल्यू है कि आपको इस 9 के आगे 9 जीरोस लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है ये प्रोमिनेंट है, इस वजह से इसको हम फिजिकली फील कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये रह गए ये यूनिट्स। तो आपने इन यूनिट्स को प्रूफ यूँ करना है कि आप यहाँ से k के लिए फॉर्मूला लिखें, r² को ले जाकर मल्टीप्लाई, Q1 Q2 डिवाइड हो जाएंगे, तो बच्चों k के लिए फॉर्मूला हो जाएगा FR² Q1 Q2। फोर्स यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस यूनिट मीटर स्क्वायर, चार्ज का यूनिट कूलम, दो चार्जेस हैं कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आप इसी को चाहे तो इन्वर्स कर दें, जब आप इन्वर्स करेंगे तो आपके लिए यूनिट वो एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, क्योंकि ये कूलम स्क्वायर नीचे है, इसमें जब ऊपर आना है तो साइन माइनस होगा। जब आपने इन्वर्स करना है एप्सिलॉन नॉट के लिए तो कूलम के साथ साइन कौन सा हो जाएगा? प्लस का, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको बिल्कुल इस तरह तो नहीं छोड़ सकते कि हम इस तरह फॉर्मूला लिख दें, तो हम उसके लिए फिर यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर। हम फिर इस फोर्स को कुछ यूँ हमें लिखना चाहिए, F इज इक्वल टू, इसका फाइनल फॉर्मूला हमें कुछ यूँ लिखना चाहिए, F इज इक्वल टू K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R², और डायरेक्शन के लिए हमें साथ R कैप लगाना पड़ेगा। R कैप डिफाइन कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन को, इट इज़ द यूनिट वेक्टर, इसकी अपनी वैल्यू तो 1 होगी लेकिन ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब फोर्स की डायरेक्शन किस तरह? तो सपोज आपके पास ये Q1 है, ये चार्ज आपके पास Q2 है, Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, इट्स अ म्यूचुअल फोर्स, दोनों तरफ से लगती है। तो बच्चों अगर ये फोर्स दोनों तरफ से लगती है तो याद रखिएगा ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों फोर्सेस जब आपस में इक्वल हैं तो क्यों है? इट इज एक्चुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन वर्सेस रिएक्शन। जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, जितनी फोर्स Q1 से Q2 की जानिब उतनी फोर्स Q2 से Q1 की जानिब होगी, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगी। अगर मैं ये कहूँ कि Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो मैं इसको कुछ यूँ लिखूंगा कि Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट विल बी रिटन एज F21, कि फोर्स किस पर लग रही है? 2 पे। लगा कौन रहा है? 1। ठीक है, ये फोर्स किधर से किधर लग रही है? फ्रॉम 1 to 2, पहले से दूसरे की तरफ, तो आप उसको लिखेंगे किस तरह? 2 बाद में 1। ऐसा क्यों? तो बच्चों आपको याद है जब आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके दरमियान में जब डिस्टेंस निकालते हैं तो आप हमेशा सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। मतलब आपके पास एक वेक्टर है ना PQ, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है, अगर आपने इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप Q माइनस P के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो इसी वजह से जब फोर्स 1 से 2 की तरफ लग रही है तो आप क्या लिखेंगे? 2 1, F2 1।
सिमिलरली जब आप इसको पूरे को लिखेंगे तो आप इसको यूं लिखेंगे F21 इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट, वो आपने पूरा लिखना है तो पूरा लिख लें, डजेंट मैटर, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और जब आप इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो आप उस यूनिट वेक्टर को लिखेंगे R कैप 2 1, फाइंड करते हुए क्या करेंगे 1 माइनस 2 के हिसाब से करेंगे। इसी तरह जब फोर्स 2 से 1 की तरफ लग रही हो तब आप उसको लिखेंगे F12 एंड दैट विल बी इक्वल टू सिमिलर K Q1 Q2 R स्क्वायर और R कैप, और साथ क्या लिखा जाएगा जी 1 2, फोर्स फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1। लास्ट चीज इसमें बच्चों, लास्ट चीज इसमें ये है कि चूंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो आप ये कह सकते हैं F12 इज इक्वल टू F21, लेकिन ये इक्वेशन गलत है। अगर हम फोर्स को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करें तब ये हमारी इक्वेशन गलत है। क्यों? क्योंकि F12 और F21 की डायरेक्शन सेम नहीं है, ऑपोजिट है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, F12 माइनस इज इक्वल टू माइनस F21। तो ये था बच्चों आपका दूसरा हिस्सा। लास्ट रह गया वो आखिरी पैरामीटर जो इस फोर्स को सप्रेस करता है। तो बच्चों वो जो फैक्टर है दैट इज परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, कि जिस मीडियम को आप यूज़ कर रहे हैं दोनों चार्जेस के दरमियान में। अब आपको मैं इसके लिए एग्जांपल दूं तो आपके 10th क्लास में आपने पढ़ा था टॉपिक, उसमें था जी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या चीज़ है? इट स्टोर्स चार्ज, चार्ज स्टोर हो गया, चार्ज कौन सी स्टेट में है? स्टेट ऑफ रेस्ट, रुका हुआ उस प्लेट के ऊपर है। अब उस चार्ज जब रेस्ट पर है तो आपने उस चार्ज को स्टोर किया। अब उसके बाद आपने टाइप्स में डिफरेंट मीडियम्स पढ़े थे, मैं आपको थोड़ा सा याद कराऊं तो पहला आपने एक कैपेसिटर पढ़ा था पेपर कैपेसिटर, मतलब दोनों प्लेट्स के दरमियान में मीडियम कौन सा आ गया? पेपर। दूसरा आपने पढ़ा था माइका कैपेसिटर, माइका मिनरल है, दरमियान में माइका, माइका की परमिटिविटी कुछ और होगी। फिर आपने वेरिएबल कैपेसिटर पढ़ा था, और वेरिएबल कैपेसिटर में इफ़ यू रिमेंबर मीडियम कौन सा था? एयर। एयर की परमिटिविटी और है कुछ, क्यों? फ्री स्पेस के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, बड़े इजीली चार्जेस इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वैक्यूम के लिए हम वैल्यू कितनी कंसिडर करते हैं? 1। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं किसी और मीडियम के ऊपर। तो किसी और मीडियम की बात अगर आप करें तो लेट्स से वाटर। कहने का मतलब ये है कि दो चार्जेस पड़े, दरमियान में मीडियम कौन सा है? वाटर। तो आप उस मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट आपने वो लिखना ही लिखना है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस वो आनी ही आनी है। साथ दूसरा फैक्टर कौन सा आ जाएगा? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है? इट इज़ परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, कि जिस मीडियम को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी परमिटिविटी। और परमिटिविटी का इफेक्ट बढ़ा रहा है कम कर रहा है फोर्स को। अगर आप क्लोजली देखें तो आपको पता चलेगा फोर्स कम होती है जब भी कोई मीडियम आएगा। जब वो बंच ऑफ पेपर्स मैग्नेट के बीच में आ रहा था तो फोर्स कम हो रही थी। तो इसका रिलेशन कौन सा बनेगा? इनवर्स रिलेशन होगा। तो अगर इसका इनवर्स रिलेशन होगा तो आप किसी और मीडियम के लिए, ये आपने फॉर्मूला किसके लिए लिखा है? फॉर फ्री स्पेस। और जब आप फॉर्मूला लिखेंगे किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए तब आपका फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये फोर्स का और एप्सिलॉन आर का रिलेशन कौन सा होगा जी? इनवर्स रिलेशन। Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? R कैप, और फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी आप उसके ऊपर एरो लगाएंगे। जब आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, जब आप मैग्नीट्यूड की इक्वेशन लिखें तो आप क्लियरली याद रखिएगा इसके ऊपर आपने वेक्टर्स के साइन ड्रॉ नहीं करने। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट इसमें आखिरी चीज़ ये कि आपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अटैम्प्ट किस तरह से करना होता है। तो पहली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं इसमें, अटैम्प्ट करते वक्त सबसे पहला वो जब स्टार्ट करते हैं तो वो हेडिंग दे रहे होते हैं इंट्रोडक्शन टू कूलम्स। आपसे पेपर में कूलम्स लॉ पूछा गया है, हमें कूलम का इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, तो पहली हेडिंग मत दिया करें कि इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, या वो कूलम्स की इंट्रोडक्शन आप देना शुरू कर देते हैं या बैकग्राउंड बताते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बैकग्राउंड हमेशा एंड पर देते हैं, कंक्लूड करने के बाद उसके बाद इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया जा सकता है। सबसे पहले आप कूलम्स लॉ पूछा गया तो कूलम्स के बारे में बात करें कि कूलम्स लॉ क्या चीज़ है, उसको सबसे पहली हेडिंग। फिर इसमें गलती ये करते हैं आप, अक्सर वहाँ पर लिखते हैं हेडिंग डेफिनेशन।
डेफिनेशन नहीं होती। आपको पहले भी बताया गया लॉज की हमेशा स्टेटमेंट हुआ करती है कि जैसे कूलम ने एक्सप्लेन किया आप उसी की बात को दोहरा रहे हैं, आप उसको स्टेट कर रहे हैं, स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद नेक्स्ट आपने इसमें देनी होगी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा डायग्राम को भी, साथ आपने एक्सप्लेन ये भी करना होगा पॉइंट चार्ज क्या होता है, साथ आप एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन देयर इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड व्हेन देयर इज़ फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम बनाएं, साफ़ सुथरी खूबसूरत डायग्राम बनाएं। नेक्स्ट उसमें आप लोग एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, तीसरी आपकी जो हेडिंग आ जाएगी डायग्राम के बाद, सबसे पहले स्टेटमेंट के बाद एक्सप्लेनेशन, देन डायग्राम, और उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग दे दें मैथमेटिकल प्रूफ। और मैथमेटिकल में ये सारे का सारा 1 to 1 एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते चले जाएं। मतलब सबसे पहले आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा के का, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको एक्सप्लेन करें, फिर उस के की वैल्यू, फिर उस वैल्यू को एक्सप्लेन करें, उसको उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कह लें, इसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। फिर इस एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एप्सिलॉन एक ग्रीक वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, इस ग्रीक अल्फ़ाबेट एप्सिलॉन के लिए हमने जो वैल्यू लिख रखी है दैट इज़ 8.85 10 - 12 यूनिट्स, थोड़े से एक्सप्लेन कर दें। परमिटिविटी ऑफ बताएं, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, हेडिंग बना दें बेशक उसकी। नेक्स्ट सारी वैल्यूज़ को पुट करके के की वैल्यू प्रूफ करें 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और लास्ट में फिर बच्चों आप लोगों ने इसमें इफेक्ट ऑफ मीडियम बताना है, और ये यूनिट वेक्टर्स दोनों F12 एंड F21 की मदद से इसको प्रूफ करना है, और एंड पे ये फॉर्मूला आपने ज़रूर लिखना है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पहला टॉपिक। नेक्स्ट आपका टॉपिक फील्ड्स ऑफ फोर्स, FSC पार्ट 2 का ये दूसरा टॉपिक है। अब बच्चों यूँ है कि हर चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन अगर उन्हीं चार्जेस को आप बहुत ज़्यादा दूर रख दें तो फिर वे एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हर चार्ज के इर्द गिर्द एक एरिया है, उस एरिया के अंदर उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। सपोज हमारे पास ये एक चार्ज है, तो इसके इर्द गिर्द ये एक एरिया है जहाँ तक ये किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप इस बात को यूँ समझ लें कि हमारे पास सपोज एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के इर्द गिर्द भी एक एरिया होता है जहाँ तक ये दूसरे मैग्नेट के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। तो अब मैग्नेट यहाँ तक इस पॉइंट तक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये जो एरिया होगा इसको हम नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड, कि जहाँ तक इस मैग्नेट का इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस जहाँ तक वो किसी दूसरी चीज़ को कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ मैग्नेट। और चार्जेस के केस में हम इसको नाम देते होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक का वर्ड यूज़ करता है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया जहाँ तक वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है, जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस किसी और चार्ज के ऊपर हो, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इस फील्ड के अंदर जो फोर्स है, ये फोर्स का ओरिजिन क्या है, तो इस फोर्स का ओरिजिन हमें अभी तक नहीं पता कि ये फोर्स असल में प्रोड्यूस क्यों होती है। इसी तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस फोर्स का भी ओरिजिन अभी तक हमने मालूम नहीं किया। तो इन दोनों फोर्सेस को हम लोग नाम देते होते हैं बेसिक फोर्सेस, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और आपकी ग्रेविटेशन की फोर्स, इनको हम लोग नाम देते हैं बेसिक फोर्सेस इन द नेचर, जिनका अभी तक हमें इल्म नहीं है कि इनका ओरिजिन क्या है। बहरहाल ये चार्ज इस एरिया के अंदर किसी और चार्ज के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, तो इस चार्ज के इर्द गिर्द ये जो एरिया है, ये इसको हम लोग नाम देते हैं फील्ड, कि ये इस चार्ज का फील्ड है, इसका इलाका है जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है। अब इस चीज़ को हम पूरा नाम दे देते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वर्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, हाउ स्ट्रॉन्ग द फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग द फोर्स, हाउ स्ट्रॉन्ग द फील्ड इज, कि फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चार्ज के क्लोजर हैं तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आप चार्ज से दूर चले जाएं तो फील्ड वीक हो जाता है। सिंपली जो हमारे कंट्रीज़ की LOC होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो उसका बॉर्डर होता है वो हमेशा वीक होता है, और जो उसका सेंटर होता है, कैपिटल होता है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी तरह चार्ज के केस में भी ऐसा ही है कि जब आप उसकी बाउंड्रीज पे जाएंगे तो वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस सबसे कम होगा, फोर्स कम होगी, वीकर होगी। लेकिन जैसे जैसे आप
चार्ज की तरफ मूव करते जाएंगे फील्ड वैसे वैसे स्ट्रांग होता जाता है। अब बच्चों इसको एक्सप्लेन करने के लिए पुराने वक्तों में जो इसके लिए जो यूज़ हम करते थे ना क्लासिकल थ्योरी में, वो कुछ यूँ था कि हम इसके इर्द गिर्द डॉट्स ड्रॉ करते थे चार्ज के इर्द गिर्द। जहाँ पर ये डॉट्स की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर फील्ड स्ट्रांग, जहाँ पर ये डॉट्स की तादाद कम है, दूर दूर हैं डॉट्स, यहाँ पर फील्ड वीक। तो आप अपनी बुक पर देखें तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर इमेज होगा कि चार्ज के करीब इन डॉट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है। और जैसे जैसे आप चार्ज से अवे जाते हैं वैसे वैसे फील्ड वहाँ पर वीक होता जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट इसको मज़ीद बेहतर माइकल फैराडे ने एक्सप्लेन किया था। आपको याद होगा कि माइकल फैराडे की आपने कुछ लाइंस पढ़ी थी जिनको हम नाम देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इनमें भी कॉन्सेप्ट यही है, वैसे ये अगला टॉपिक है लेकिन इनमें भी कॉन्सेप्ट यही है सारे का सारा कि जहाँ पर ये लाइंस एक दूसरे के करीब हैं यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं लाइंस दूर हो जाती हैं वैसे वैसे फील्ड वीक। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाउ स्ट्रॉन्ग द फील्ड इज, कि फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और इस चीज़ को हम जज किस तरह करते हैं। हमें एक और चार्ज चाहिए होगा, एक हमारे पास चार्ज है, मैं कह देता हूँ Q+, ये मतलब एक हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। हमने ये चेक करना है कि इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है। हम एक और चार्ज इसके करीब लेकर आएंगे और इस चार्ज का नाम है Q0, ठीक है, और इसको हम नाम दे रहे हैं टेस्ट चार्ज। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि ये चार्ज का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है और कितना इन्फ्लुएंस है। अब जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। इस चार्ज को करीब लाना शुरू करें, शुरू पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप फील्ड से बाहर हैं, आप यूँ कह लें कि यहाँ तक फील्ड है इस चार्ज का। अब जैसे ही आप फील्ड के अंदर यहाँ से एंटर होने की कोशिश करेंगे वो चार्ज उसको रिपेल करेगा। क्यों? ये भी प्लस है ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। कोशिश यही होगी, शुरू पर आपको ये फोर्स कम मिलेगी, जैसे जैसे इस चार्ज को आप आगे लाते जाएंगे वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ती रहेगी। फोर्स बढ़ने के पीछे एक लॉजिक ये भी है जो आपने पीछे कूलम्स लॉ में पढ़ी, F = K Q1 Q2/R²। जैसे जैसे आप करीब आते जा रहे हैं ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, वैसे ही ये फोर्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती जा रही है। तो बच्चों जैसे जैसे आप चार्ज के करीब आते जाएंगे ये फोर्स वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी, जितना क्लोजर होंगे फोर्स उतनी ज़्यादा। अब इसी चीज़ को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि ये चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इसको यूं कह सकते हैं E = F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। वो तो वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी होगी? इस चार्ज की। ये जो चार्ज अंडर ऑब्जर्वेशन है और टेस्ट चार्ज इसके आप करीब ला रहे हैं, तो ये चार्ज उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बन जाता है न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अगर आपने फॉर्मूला लिखना हो तो आप उसको यूं लिख सकते हैं, E = F × 1/Q। वेक्टर क्वांटिटीज हैं दोनों। अब बच्चों E = F की वैल्यू अगर आप रिप्लेस करें तो फोर्स किसकी इक्वल है? 1/4πε0 Q1 Q2/R² मल्टीप्लाई बाय 1/Q0। और ये जो दो चार्जेस हैं इनमें एक Q+ है एक Q0 है, तो इस Q2 को आप Q0 कर दें। Q0 से कैंसिल, Q0 से कैंसिल हो जाए तो आपके लिए फॉर्मूला रह जाएगा E = 1/4πε0 Q/R²। क्योंकि हमने इस चार्ज को नाम Q1 या Q2 नहीं दिया था, हमने इससे Q रखा था, तो Q1 किससे रिप्लेस हो जाएगा? Q से। Q2 को हमने रिप्लेस किससे किया? Q0 से। क्यों? क्योंकि दूसरा चार्ज कौन सा है? Q0। ये भी कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, साथ आप इसके साथ क्या लगाएंगे? R⁻, दैट इज यूनिट वेक्टर। असल में ये यूनिट वेक्टर किसका था? इसी फोर्स का यूनिट वेक्टर लगना था और उसी को आगे आप रिप्लेस करते हैं। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि यूनिट चार्ज के ऊपर या टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स ये चार्ज अप्लाई करेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? वो इलाका है, वो एरिया है जहाँ तक एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस शो करता है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाउ स्ट्रॉन्ग द फील्ड इज, किस फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप यूँ इसको डिफाइन कर लें फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक नंबर 2, फील्ड्स ऑफ फोर्स।